पहले से भी नाराज रहा है, कई सारे आंदोलन करता रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर इंटरनेशनल फ्लाइट उस समय बंद करी जाती, जब पाकिस्तान के ऊपर कह रहे टिड्डी पाकिस्तान से आएगी, टिड्डी जिहाद हो गया। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के जनता की पुकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। साथियों, जनता की पुकार कार्यक्रम के जरिए उन सारे जरूरी मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे जो सचमुच जनता से जुड़े होंगे। ऐसे सारे मुद्दों पर ऐसे प्रतिभागी, विद्वान और कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे जो देश और समाज की समस्याओं को सही संदर्भ में देखते हैं, और इस तरह हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मेनस्ट्रीम या जिसे हम मनुस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो सरकार का पक्षधर होने का या विरोधी होने का दिखावा करते हुए भी आपको असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश करता है। उसी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश हम करते हैं। आज के इस पहले कार्यक्रम में हम कोरोना और लॉकडाउन के पीरियड में सरकार और इस मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं दमोह मध्य प्रदेश से डॉक्टर जया ठाकुर, जो समाजसेवी हैं और कांग्रेस की नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिल्ली से आलोक माहेश्वरी हमारे साथ हैं, और चंडीगढ़ से हैं लेखक मानवदास मध। साथियों, कोरोना ने हमारे देश में दस्तक तो पिछले साल ही दे दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे गंभीरता से तब लिया जब विदेशों में कई जगह हर रोज सैकड़ों और हजारों मौतें होने की खबरें आने लगी। 23 मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जो अचानक बिना किसी सूचना के किया गया और बिना किसी प्लानिंग के किया गया। जो लोग जहाँ थे वहीं रह गए। सबसे ज्यादा हालत खराब हुई रोज कमाने खाने वाले मजदूरों की। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए या किसी के लिए भी कोई भी इंतजाम नहीं किया और एक तरह से तानाशाही के अंदाज में लॉकडाउन लगा दिया। जनता ने इसे स्वीकार भी किया। सैकड़ों हजारों मजदूरों को तकलीफ उठानी पड़ी। खाने पीने की कमी के कारण मजदूर सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने गांवों को निकल पड़े, और कई लोग रास्ते में ही अपनी जानें गंवा बैठे। इस दौरान हमारी सरकार कहीं फूल बरसाती रही तो कहीं थाली घंटे बजवाती रही और दिए जलवाती रही। और इस पूरी कवायद का नतीजा क्या निकला? आज लॉकडाउन के करीब 75 दिन होने के बाद स्थिति यह है कि पिछले 3-4 दिनों से हर रोज 250 से 250 और तकरीबन 300 लोगों की मौतें होने लगी हैं। आज हम इसी बात पर अपने साथियों से चर्चा करना चाहेंगे। जया जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा जया ठाकुर जी से। जया जी, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या चूक रही, और क्या इस महामारी की तबाही से रोक पाना मोदी सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए मुमकिन था? आपका क्या लगता है, क्या सोच है आपकी? जी, मुझे लगता है बिल्कुल मुमकिन था। सरकार ने प्लानिंग नहीं करी प्रॉपर तरीके से। अगर बाहर आप देख रहे थे कि अगर अन्य देशों में स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है, जो हमसे काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मेडिकल सुविधाएँ अच्छी हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर इंटरनेशनल फ्लाइट उस समय बंद करी जाती, जब ये हमारे देश में उतनी महामारी का रूप नहीं लिया था, तो मुझे लगता है आज हम इस स्थिति में नहीं होते। दूसरी चीज़ सरकार ने ये करी, लॉकडाउन किया, वो चीज़ ठीक है, उसको स्प्रेड करने के लिए, रोकने के लिए शायद ज़रूरी था। बट अगर उसको भी प्लानिंग के तहत किया जाता कि जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो इन्फेक्टेड नहीं थे, उस समय उन्हें अपने-अपने गाँव भेज दिया जाता, तो मुझे लगता है आज ये बीमारी गाँव-गाँव तक नहीं फैलती, और जो मज़दूर कोरोना से नहीं मर रहे हैं और जो भुखमरी या अव्यवस्थाओं के कारण मजबूर हैं अपनी जगह छोड़ने पे और जाने पे, और रास्ते में उनकी जो मौत हो रही है, तो अल्टीमेटली वो आज मौत की कगार पे हैं। तो किसी भी रीज़न से वो आज मर रहे हैं। तो अगर सरकार कुछ ट्रेनों को चला के उनको अपनी-अपनी जगह पे पहुँचा देती, उसके बाद जो है प्लानिंग के तहत लॉकडाउन करती, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहता। और आज आप देखें, इतने समय के बाद भी लॉकडाउन के 75 डेज़ निकल चुके हैं, उसके बाद भी सरकार ने कुछ ऐसी प्लानिंग्स नहीं करी कि आपने कुछ ऐसा डेवलप किया हो कि इस महामारी से आप कैसे लड़ेंगे। ऑल ऑफ सडन आपने देश बंद कर दिया, और उसके बाद आज भी हम उसी कंडीशन में हैं जिसमें डे 1 में थे, और सिचुएशन मुझे लगता है और खराब होती जा रही है डे बाय डे। कुछ आपने जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं करी, कुछ गवर्नमेंट्स का उसमें मुझे लगता है बहुत ही जो है मैनेजमेंट पुअर रहा है।
डॉक्टर्स के लिए आपने प्रॉपर किट प्रोवाइड नहीं करी, जगह जगह पे जो चेकअप के लिए सेटअप होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हो पाया है। तो जी सरकार की इसमें बड़ी चूक है। जी हाँ, इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि जब इनको लॉकडाउन के लिए योजना तैयार करनी थी उस समय इनका ध्यान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने की ओर लगा हुआ था, विधायकों की खरीद फरोख्त का इंतजाम करने में ये लगे थे, जिसका जी जी, नतीजे में बिल्कुल मध्य प्रदेश ऐसा में कह कांग्रेस की सकते हैं सरकार, हम। आपकी सरकार भी गई। जी जी, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देखें उस समय जिस समय पे लॉकडाउन होने वाला था उसके एक सप्ताह हो, बल्कि आप कहें कि 15 दिन लगभग जो है सरकार इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि मैं मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाऊं, कैसे विधायकों को खरीदें, कहाँ रखें, चेन्नई में, नोएडा में एंड ऑल दीज, और मीडिया भी सारे टाइम यही चीजें कवर करती रही। इसमें जो मेन मुद्दा था, जो मेन परेशानी थी, वो हाइड हो गई। कोरोना पे किसी का ध्यान नहीं गया, और ये तब जब सरकार की ये सब उठापटक चल रही थी उसके बाद जो है सरकार को ध्यान आया कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे सिर पे खड़ी हो गई है। उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए, मुझे लगता है अगर वो पहले लिए जाते तो बहुत अच्छा होता। एक तरफ देश में पूरी तरह से लॉकडाउन रहा, जो अब धीरे धीरे इसको जी ढिलाई उसमें बढ़ती जा रही है, वहीं सरकार ने और सरकार के साथ ही अदालत ने भी बहुत से ऐसे फैसले त्वरित गति से लिए। इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा अब एडवोकेट आलोक माहेश्वरी जी से। तो आलोक जी, इस समय बहुत से ऐसे फैसले हुए जो सामाजिक न्याय के विपरीत थे, और अगर वो फैसले सामान्य तौर पर होते तो शायद ओबीसी तबका, एससी तबका, एसटी तबका विरोध में सड़कों पर उतरता। सरकार ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आरक्षण को खत्म करने के लिए काफी कोशिशें की, और दिल्ली तरफ देखें तो जो थोड़े भी यानी सरकार के खिलाफ में लोग थे उनकी गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया। बाकी देश में भी यही सब हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान जो छोटे मोटे मामलों में जेलों में बंद है कैदी, उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने रिहा किए तो गिने चुने लोग, अपने खास लोग, लेकिन आम लोगों को जो सरकार के खिलाफ थे उनके लिए गिरफ्तारी अभियान भी चलाया। आपका क्या कहना है आलोक माहेश्वरी? बिल्कुल, इसमें सरकार की जो नीतियां रही हैं, सरकार की नीतियां बिल्कुल जनता के खिलाफ रही हैं, और उसके लॉकडाउन की आड़ में इन्होंने जो लॉकडाउन की आड़ में जिन्होंने इन सरकार का जो रवैया रहा है बिल्कुल भी गलत रहा है, क्योंकि एससी एसटी का तबका जो था वो बिल्कुल भी इनसे नाराज है, पहले से भी नाराज रहा है, कई सारे आंदोलन करता रहा है। लॉकडाउन की आड़ में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जजमेंट एससी एसटी के अगेंस्ट में कोर्ट के थ्रू दिलवाए हैं, है ना। तो इस तरीके से सरकार की जो मंशा है बिल्कुल भी जो छोटा तबका है, एससी एसटी है या फिर माइग्रेंट्स लेबर है, इनके फेवर में लगता नहीं है। अच्छा, देखिए मीडिया तो पहले से ही सरकार का एकदम भक्त बना हुआ था, और कोरोना और लॉकडाउन के बहाने उसे और ज्यादा मौका मिल गया। तो इस दौरान वैसे मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए थी? कौन से मुद्दे मीडिया को प्रमुखता से उठाने चाहिए थे, और किन मुद्दों पर जोर देना चाहिए था, और वास्तव में उसने किस मुद्दों पर जोर दिया? इसके बारे में आलोक जी मैं आपकी भी राय लूंगा, लेकिन पहले मैं इस बारे में राय लूंगा हमारे चंडीगढ़ से लेखक साथी हैं मानव दास मठ। मानव दास जी, क्या लगता है मीडिया की भूमिका कैसी रही इस दौरान अभी तक? महेंद्र जी, चाटुकारिता के सिवा मीडिया ने कुछ नहीं किया। मैं वैसे टीवी देख के अपना वक्त बर्बाद नहीं करते इनके चैनल देख के, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बच्चे मर रहे थे भूख से, गर्भवती महिलाएं प्रसव सड़कों पे लेट के, ये बीजेपी के नेता बड़े बड़े बयान देते पाकिस्तान के ऊपर, कह रहे टिड्डी पाकिस्तान से आएगी, टिड्डी जिहाद हो गया, तबलीगी जिहाद हो गया। इन लोगों ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मीडिया जो है हमारा चाटुकारिता मीडिया, इसने इस देश को बर्बाद करने में भाजपा का और उनके नेताओं का, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मैं हर उस आदमी का शत्रु हूं जो मानवता का दुश्मन है, और ये मानवता के दुश्मन लोग बैठे हैं, इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये मीडिया
ये मीडिया कह रहा है इनको टिड्डी दिख गई पाकिस्तान की भी, टिड्डी जिहाद इनको दिख गया। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई टिड्डी जिहाद भी शब्द आएगा। इन लोगों ने टिड्डी को भी, जिसको गांव में राम का घोड़ा बोला जाता है गांव में हमारे ओमचलवा में, उसको भी इन्होंने सफेद टोपी डाल दी। अरे टोपी तो ये पब्लिक को पहना रहे हैं, और इतने बेशरम लोग, इतने बेशरम लोग ये बीजेपी वाले बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए। इनको वोट कैसे दे देंगे लोग मेरे? अगर इनको लोग वोट दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, लोग अगर इनको वोट देंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये देश। इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश की विरासत बेच दी, इस देश की संस्कृति बेच दी, इस देश की प्रकृति बेच दी इन लोगों ने मेरे शब्द नहीं है महेंद्र जी, मेरे शब्द नहीं। मैं कभी किसी पार्टी की कभी मैं आलोचना नहीं करता। मैं सभी पार्टी में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन इस बीजेपी पार्टी में इन इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा महेंद्र जी। महेंद्र जी मैं एक बात और, मेरे पास एक प्रवासी मजदूर परिवार आया, उन पे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। उनको किसी ने मेरे पास भेजा, भाई जाओ मानवदास जी वहां पे उनके पास चले जाओ। विनोद नाम है लड़के का, बिहार से है, मेरी पूरी डिटेल उसके पास है। मैं लाइव भी लेके आऊंगा, अगर आप कहोगे तो का टाइम या कभी का रख लो, मैं उस फैमिली को लाइव भी लेके मैं फैमिली को खाया था, मेरे क्या बात होगी, हमें कोई कहीं से भी। मैंने बीजेपी के नेता को फोन किया जो हमारे यहाँ पे मेयर हैं, रेणु बाला गुप्ता, बीजेपी की मेयर है, मुख्यमंत्री की फैमिली मेंबर है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी की, और नरेंद्र मोदी जी भी उनके घर खाना खा के चले गए हैं, बड़ा फैमिली रिलेशन। मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला कि भाई आप इनको खाना दीजिए, इनको भूख लगी हुई है। वो बोल रहे कि भाई ठीक है, इनको हमारे भेज दीजिए। मैंने खाना खिला के उस फैमिली को उनके पास भेजा, भाई जाइए आप वहां से खाना ले लीजिए। जब वो फैमिली उस मेयर के घर पे गई, मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी है, मेयर ने उनको गाली देके भगाया, भाई तुम चले जाओ, तुम मत के कलंक हो देश के ऊपर, ये बात कही उनको, और उस फैमिली को खाना नहीं दिया, और वो पैदल आए बेचारे मेरे पास। मैंने उनको 1500 रुपए का सामान अपने दोस्त की दुकान से दिलवाया, और मैंने उस फैमिली को बोला मैं आपके साथ हूँ, और मैंने उनकी कंप्लेंट कराई डीसी ऑफिस में मेयर की। डीसी साहब कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, इनका राशन कार्ड नहीं है, इनको सही अब कैसे मिलेगा? अरे राशन कार्ड नहीं है तो कि इनकी वोट कैसे ले लेते हो तुम लोग? धर्मेंद्र जी पीड़ा बहुत है, मन में बहुत दर्द है। मैं मतलब हत्या का आपने अभी उसकी बिहार चुनाव की भी चर्चा की, इसके बारे में जया जी से बात करना चाहता हूँ। जया जी, एक तो पीएम केयर फंड के बारे में आप लोग सवाल पूछते रह गए, पत्रकार लोग भी जो हमारे जैसे पत्रकार लोग भी सवाल पूछते रह गए, सोशल मीडिया पर भी पूछते रह गए, लेकिन पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब बिहार के चुनाव के लिए जब जो प्रचार अभियान भाजपा ने शुरू किया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस सवाल का जवाब मिलता दिख रहा है कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया। आपका क्या कहना है? जी, ये बहुत दुखद है कि आज इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आज जब मजदूर अपने शहर से जहां वो काम करता है, अगर वो वहां से छोड़ के जाता है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही स्थिति उसकी खराब होती है। उसके पास पैसे नहीं है। आप देखिए काफी लंबे समय से ट्रेनें नहीं चल रही थी, वो जैसे तैसे घर पहुंच रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। ऐसे में सरकार को उनके लिए कुछ फंड देना चाहिए कि भाई ये आपके लिए है, इनकम अगर आपकी रुकी हुई है तो इतना पैसा आपको मंथली मिलेगा। वो ना करके सरकार फंड से तो हम लोग यही सोच रहे थे कि पीएम केयर फंड होगा तो वो इससे क्या है, वो अपने अगर उसे रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा तो वो घर पे रहेगा। अब वो मजबूर है बाहर निकलने के लिए। जब वो 10 जगह जाएगा, 10 घर में काम करेगा, तब जाके उसके घर पे रोटी पकेगी। तो ऐसे में स्थिति बहुत बुरी बनती है। और आप इस तरीके से उस कैसे रोकेंगे? अगर वो इन्फेक्टेड है और अगर जाके काम कर रहा है तो कई लोगों को और इन्फेक्टेड करेगा। तो पीएम केयर फंड का सही जो उपयोग है वो मजदूर, प्रवासी मजदूरों के लिए होना चाहिए था। मुझे लगता है जो सक्षम है वो तो ठीक है, राशन वगैरह रख के अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन जो मजदूर तबका है उनकी स्थिति आज बहुत खराब है।
ऐसे में पीएम केयर फंड का किस तरीके से इन्होंने यूज किया है, मुझे तो समझ से परे है, क्योंकि मुझे कुछ उसमें समझ नहीं आया है कि इन्होंने क्या किया है उस फंड का। जबकि आप देखें तो आए दिन न्यूज आती है करोड़ों फंड दिए गए हैं, और अब इलेक्शंस में आप जोर शोर से लग गए हैं। जब ये बताइए, आप जब तक आप इतनी बड़ी बीमारी से नहीं निपट पा रहे हैं, तो आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे किसी भी स्टेट में? बिहारी तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, मुझे लगता है यूपी, बिहार जो है और एमपी है, यहाँ पे स्थितियां बहुत खराब हुई हैं, क्योंकि मजदूर तबका जो है मोस्टली यहीं का है, बहुत परेशान है, जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। अगर आप ये देखें कि मेरे अड़ोस पड़ोस में आप देखें, हर दूसरे व्यक्ति का घर का बच्चा गया हुआ था कि भाई लड़का वहां फंसा हुआ है पढ़ने के लिए। कई जब ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हुआ तो कई तो अपनी रिश्तेदारी में फंसे हुए थे। कैसे कैसे लोगों ने समय निकाला है कि लोग, अगर मोदी जी ने कह दिया तो दिए जलाइए तो दिए जल रहे हैं। तो सरकार को उस जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों की जो है परेशानी ना बढ़ाएं, और इलेक्शन, सत्ता, गवर्नमेंट सब तब है जब लोग हैं, जब हम सब सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम रूल करेंगे ना। तो ये चीज उनको समझने की बहुत जरूरत है। आप जो इलेक्शन में जोर शोर से लग गए हैं, किस तरीके से इलेक्शन करवा पाएंगे आप ऐसी स्थितियों में जब आपके देश में बीमारी कंट्रोल में ही नहीं आ रही? तो आप देखें कि इंडिया में जो है बीमारी में स्थान हमारा बढ़ता जा रहा है। पहले हम 9वें स्थान में थे, अब 5वें पे आ गए हैं। मुझे लगता है एजुकेशन में और बाकी चीजों में तो पता नहीं, पर हाँ बीमारी में हम नंबर 1 जरूर जाएंगे चाइना के बाद। तो सरकार उपचुनाव को इन तो चीजों को आपके सोचना चाहिए। उपचुनाव बिहार में तो चुनाव होने ही हैं, मध्य जी प्रदेश में भी तो उपचुनाव होने हैं। तो सिंधिया समर्थक जो विधायक कांग्रेस छोड़कर इस भाजपा में आए हैं और उनकी सीटें खाली हुई हैं, जी तो उसमें होना है। और इसमें आपके आसपास के बुंदेलखंड में भी कुछ सीटें हैं और बाकी है। जी तो ऐसे में क्या कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, क्या मुकाबला हो रहा है और किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस की स्थिति ठीक है। इवन लोग आज मिस कर रहे हैं कि जो स्कीम्स कम समय में सरकार ने लाई थी, या गौशाला का आप देखें, कर्ज माफी का जो कुछ चीजें लाई थी गवर्नमेंट ने, तो वो लोग मिस कर रहे हैं कि ये चीज सरकार ने लाई थी। और अब आप देखिए, शिवराज सरकार का जो काल रहा है वो बहुत ही खराब रहा है, और उसके बाद जैसे ही वो सत्ता में आए हैं तो फिर और क्राइम्स बढ़ने लगे हैं। और इतनी बड़ी बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। कहीं पे मुझे लगता है फूड स्टॉल भी नहीं लगे हैं। मैंने अपने गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, कितने सारे मजदूर जो वहां से पास ऑन हुए या जा रहे थे उनको रोक रोक के हमने जो है जल पान की व्यवस्था कराई थी। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कुछ चीजें सामने नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है सरकार, अगर अच्छी लोगों ने सही तरीके से वोट किया और इसमें अगर ईवीएम में कुछ घोटाला और गड़बड़ी नहीं हुई, तो निश्चित रूप से कांग्रेस आ जाएगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में तो देखा जाए एक तरह से कोरोना फैलाने में सरकार का ही ज्यादा योगदान रहा है, जी 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 क्योंकि हम सबको पता है जो जिस समय कोई स्वास्थ्य मंत्री अलग से था भी नहीं, और पूरा विभाग जब हेल्थ विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं उस समय जो थी प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल, उनके हाथ में था। वो खुद भी कोरोना से अफेक्टेड होते हुए लगातार बैठक करती रही और कोरोना फैलता रहा। और इस समय तो स्थिति ये थी कि सबसे ज्यादा कोरोना जो था वो स्वास्थ्य विभाग में ही फैला हुआ था। आलोक जी, पीएम केयर फंड के बारे में क्या आपको लगता है कि ये जो बिहार चुनाव को लेकर जो 72,000 एलईडी लगने की खबर आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम केयर फंड का पैसा यही डाइवर्ट हो रहा हो? क्योंकि आप पूछेंगे, हम पूछेंगे, तो इसके बारे में कोई जवाब तो देगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एडवोकेट के थ्रू, जो एनजीओ थे उनके थ्रू हाई कोर्ट में एक केस भी फाइल किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। और इसके अलावा आरटीआई से सूचना भी मांगी गई थी, तो उसमें भी उन्होंने बोल दिया कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये हमें लगता है कि इसका यूटिलाइज जो है बिहार चुनाव में या फिर कहीं और जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर इसका यूटिलाइज किया जाएगा। और बाकी का माइग्रेंट्स लेबरर्स के बारे में भी जो है सरकार ज्यादा सोच नहीं रही है। और कोर्ट ने भी पहले इंटरफियर करने से मना कर दिया था, बाद में सू मोटो कॉग्निजेंस लेती है जब सोशल मीडिया और न्यूज में उनके मुद्दे उठाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कानून व्यवस्था है वो भी लचर पड़ा हुआ है इस लॉकडाउन में। अदालतें भी बिल्कुल बंद हैं, लोगों को जस्टिस मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से सारी जनता है, देश की जनता है, बिल्कुल परेशान हो चुकी है।
कि आप राजनीतिक मामलों में भी पूरी नजर रखते हैं, राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी काफी अच्छा विश्लेषण करते हैं। वैसे क्या लगता है भाजपा किस नीति पर चल रही है? आखिर एक लोकतंत्र में ये कैसे संभव है कि कोई सरकार इतने बड़े पैमाने पर जनता के हितों की अनदेखी करे, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दे, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को उनकी बदहाली पर छोड़ दे, और जबकि चुनाव भी सिर पर है, कहीं ना कहीं चुनाव है, बिहार में है, कहीं और भी जगह है, उपचुनाव है, और चुनाव तो लगातार बने ही रहते हैं। बिल्कुल सरकार लोकतंत्र में जनता की इतनी उपेक्षा कैसे कर पा रही है? इतना आत्मविश्वास उसके अंदर कहां से आ गया? तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर लॉकडाउन समय से पहले लगा दिया होता, जब लगाया उसके पहले लगाया होता, और एक प्लान के साथ लगाया होता, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइट बाहर से आने वालों गई होती, क्वारंटाइन कराया जाता, तो शायद लॉकडाउन की नौबत ही ना आती, या लॉकडाउन होता भी तो एक वो कारगर तरीके से होता और उसका असर देखने को मिलता। लॉकडाउन लगाने से पहले प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया गया होता, तो उनको वो तकलीफ ना होती जो बाद में हमें देखनी पड़ी है। उनके बीच संक्रमण भी तब फैला हुआ नहीं था, और अब जो भेजे हैं तो उससे जो गांव और छोटे शहर भी अब उनके गांवों में भी खतरा होता जा रहा है, जबकि पहले अगर करते तो गांव और छोटे शहर भी सुरक्षित रहते। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इतनी तबाही के बाद भी सरकार के पास अब भी कोई प्लान नहीं दिख रहा है, सरकार के पास कोई योजना नहीं दिख रही है। जो पैकेज घोषणा हुई है, पैकेजों की घोषणा हुई है, वो भी सीधी बात दिख रहा है कि जनता तक पहुंचता नहीं दिख रहा है, और कहां पहुंचता दिख रहा है ये भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये भी जनता के साथ एक तरीके से धोखा हो रहा है। और एक बात ये भी है कि जो जब लॉकडाउन के बाद और उसके बाद में हर हफ्ते जो प्रधानमंत्री बार बार टीवी पर सामने आ रहे थे और ये दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अब जबकि हालात बिगड़ने लगे हैं तो वो भी सीन से गायब हो गए हैं। तो मौजूदा हालात यही है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप सभी लोग मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एडवोकेट आलोक महेश्वरी, आपका धन्यवाद। दमोह से डॉक्टर जया ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंडीगढ़ से लेखक मानव दास मद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।